स्टूडेंट्स, मेरा नाम विशी छतवानी है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा हूं और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूं गवर्नमेंट कॉलेज में। इन दिनों में हम जूनियर अकाउंटेंट एंड टीआरए की तैयारी कर रहे हैं और वहां हम स्टडी कर रहे हैं जीएफ एंड एआर। उसमें हमारा आज चैप्टर नंबर 5 चलेगा। तो चैप्टर 5 है व्ययों की स्वीकृतियों की शक्तियाँ और अधिकार के बारे में। तो आज भी हम 10 MCQ कवर करेंगे। इसमें अपन बेसिकली ये सीखेंगे कि कोई खर्चा अगर है तो उसकी सैंक्शन कौन देगा और किन बातों का ध्यान रखा जाएगा। क्वेश्चन 111, क्योंकि इससे पहले हमारे 11 वीडियो आ चुके हैं, ये 12वां वीडियो है। कहता है राज्य सरकार की वे वित्तीय शक्तियां जो किसी अन्य विभाग या प्राधिकारी को प्रदत्त नहीं की गई हैं निहित मानी जाएंगी। तो क्वेश्चन क्या है वो समझेगा। देखिए, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के फाइनेंशियल पावर्स होते हैं। गवर्नमेंट ने वो फाइनेंशियल पावर्स डिफरेंट विभागों को दे रखे होते हैं, डिफरेंट अथॉरिटीज़ को दे रखे हैं। मान लीजिए कोई ऐसा पावर है, कोई ऐसा फाइनेंशियल पावर है जिसका जिक्र ना किया गया हो, तो वो किस में माना जाएगा, किसके पास माना जाएगा। वो प्रशासनिक विभाग के पास माना जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट नहीं। वो वित्त विभाग के पास माना जाएगा, मुख्य सचिव के पास माना जाएगा, विधायिका में माना जाएगा। तो सर वो माना जाएगा वित्त विभाग में। इसको आप वैसे ही सिंपल याद करना चाहें तो बात किसकी चल रही है, वित्तीय शक्तियों की, फाइनेंशियल पावर्स को। तो फाइनेंशियल पावर्स को कौन रखेगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो या तो वित्तीय शक्ति संबंधित विभाग को दे दी गई होगी, लेकिन अगर कोई ऐसा पावर है जिसके बारे में क्लियर कट इंस्ट्रक्शन नहीं है तो वो वित्त विभाग के पास माने जाते हैं। इसका नियम है, ये मेरे कहने से नहीं है, जितनी भी बातें, ये तो सब्जेक्ट ही पूरा रूल बेस्ड सब्जेक्ट है। तो रूल 61 वहाँ पे एक जनरल रूल लिखा है, राज्य सरकार की वे वित्तीय शक्तियाँ जो किसी अन्य विभाग या प्राधिकारी को प्रत्यायोजित यानी अभी तक डेलीगेट नहीं की गई हैं वो वित्त विभाग में निहित होंगी। फाइनेंस डिपार्टमेंट जो चाहेगा, जैसा चाहेगा, जैसा वो उचित समझेगा वैसा वो करेगा। सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। किसी अतिरिक्त कलेक्टर को उपखंड अधिकारी के पद का अतिरिक्त कार्यभार अस्थायी रूप से सौंपे जाने पर वह उपखंड अधिकारी की निम्न में से कौन सी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता। आप हिंदी इंग्लिश जिसमें कंफर्टेबल हो उसमें पढ़िएगा। पर बात यह है कि मान लीजिए कोई एडिशनल कलेक्टर है, उनको किसी सब डिविजनल ऑफिसर या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट एसडीएम के लिए, एसडीएम की पोस्ट को कुछ दिन के लिए संभालना है। कोई ऐसी टेम्प्रेरी स्थिति बन गई जहां वो कलेक्टर साहब, जो एडिशनल कलेक्टर साहब हैं, वो एसडीएम का भी अतिरिक्त चार्ज देखेंगे, तो वो उनकी एसडीएम साहब की कौन सी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकते। प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं, वित्तीय शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन विधिक शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकते। तो इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में आंसर सी है, क्योंकि पूछा जाता है कि कौन सी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकते। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे संबंधित नियम सुनिए, आपको समझ में आएगा। अपने पद के अलावा अन्य पद के चालू कार्यभार के मामले में शक्तियाँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपके पास जो चार्ज खुद का होता है वो तो है ही है, पर आपको टेम्परेरी किसी और का चार्ज भी दे दिया जाता है। जब तक वहाँ व्यवस्था की जाए, टेम्परेरी आपको वो चार्ज भी देखना होता है। तो वहाँ आप याद रखिएगा कि वहाँ आप फाइनेंशियल पावर्स यूज़ कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स हैं या जो आपकी लीगल पावर्स हैं, स्टैट्यूटरी पावर्स हैं, वो आप यूज़ नहीं कर सकते। तो ये सारा लिखा हुआ है, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। वैसे मैंने हमेशा कहा है कि आप चाहें तो इस चैप्टर के या पिछले जितने भी वीडियोस जीएफ एंड एआर के हैं उसके फ्री पीडीएफ हम अवेलेबल आपको कराएंगे। उसके लिए जस्ट आपको ये नंबर जो स्क्रीन पे आ रहा है उस पर व्हाट्सएप करना होगा, या हमारा जो कॉमर्स पॉइंट ऐप है वहाँ उसे आप डाउनलोड कर लीजिए, वो उसे मिल जाएगा। ऑल्टरनेटिवली आप ये दोनों चीज़ें ना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट लेके भी काम चला सकते हैं, अगर आप संभाल के रख सकें तो। खैर, अपने स्वयं के पद के अलावा किसी पद के चालू कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त किया गया सरकारी कर्मचारी उस पद को पूर्ण रूप से धारण करने वाले व्यक्ति में निहित प्रशासनिक या वित्तीय शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, लेकिन जब तक किसी कानून, संवैधानिक नियमों, विनियमों आदि से उपबंधित नहीं किया गया हो वह इन कानूनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता। ठीक है, तो बात सिंपल ही है, पर ये पढ़ने की है। ये आप शब्द पढ़ेंगे 2 बार 3 बार चबा चबा के पढ़ेंगे तो आपको ये उतरने लग जाएंगे दिमाग में। नियम 64 में लिखा हुआ है। नियम संख्या याद करना मुश्किल होता है, जितना आप याद कर पाए। देखिए, वो तो कहते हैं कि जितना शक्कर डालोगे उतना मीठा होगा, उसी तरह से जितना मेहनत करोगे उतना रिजल्ट बढ़िया आएगा। तो अब आपके ऊपर है कि आप कितनी मेहनत करना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी वित्तीय स्वीकृति की सूचना महालेखाकार को दिया जाना आवश्यक है। अभी 4 पॉइंट है, इनमें से एक ऐसी सूचना है जो आपको एजी को देनी है, तो आप गैस कीजिएगा। कर्मचारियों की नियुक्ति या पदोन्नति संबंधी आदेश, कि अगर आप किसी को अपॉइंटमेंट देते हैं या किसी को प्रमोट करते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन आपको एजी को देनी है, नहीं। खनिजों के लिए रियायत के आदेश, वेल अगर आप माइनिंग या मिनरल से संबंधित कोई कंसेशन दे रहे हैं तो मेरे को सिंपली ये लग रहा है कि इसका आंसर ये है। ऐसा नहीं है कि मैंने वीडियो तैयार किया है, वैसे भी आप सोचिए। देखिए, मामला क्या है वित्तीय स्वीकृति का,
तो अगर आप कोई रियायत दे रहे हैं, कंसेशन दे रहे हैं, जिससे हो सकता है कि गवर्नमेंट के पास उतना पैसा ना आए जितना आ सकता है, आप कोई कंसेशन देना चाह रहे हैं ऑन प्रैक्टिकल ग्राउंड, आपको किसी वजह से लगता है कि रियायत देना, कंसेशन देना ज़रूरी है, तो आप इसको इन्फॉर्म करोगे एजी को। कर्मचारियों को ऋण एवं अग्रिम की स्वीकृति संबंधी आदेश, अगर आप किसी एम्प्लॉय को लोन एंड एडवांस दे रहे हैं तो उसके लिए एजी को डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने ऑफिस लेवल पे इस चीज़ को कर सकते हैं। या अगर कोई टेम्परेरी पोस्ट है उसको आप कंटिन्यू करते हैं या टेम्परेरी पोस्ट को आप ख़त्म करते हैं तो वो के लिए भी आपको एजी को इन्फॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली मैं अभी एक लिस्ट पढ़ूंगा, वो लिस्ट में वो मामले बताए गए हैं कि उनमें आपको एजी को इन्फॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। उनमें ये सारे मामले ये सारे मामले उसमें आ जाएंगे, वहाँ आपको इन्फॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये जो खनिजों के लिए रियायत का आदेश है, वहाँ पे थोड़ा सा गवर्नमेंट रेवेन्यू को नुकसान पहुँचेगा या कम कलेक्शन होगा, तो ये बात आपको एजी को इन्फॉर्म करनी ज़रूरी है बी। और अब मैं इसके नियम पढ़ देता हूँ। प्रत्यायोजनों के अधीन जारी की गई विभागाध्यक्षों की स्वीकृतियों एवं आदेशों की संसूचना उनके कार्यालय के प्राधिकृत किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा विभागाध्यक्ष की ओर से अपने विधिवत हस्ताक्षर करके महालेखाकार को संसूचित की जाएगी। आप देखो कितनी बड़ी लाइन होती है, और इस लाइन में कम से कम 8 जगह ब्रेकअप है। जैसे देखो क्या है कि अगर हेड ऑफ डिपार्टमेंट को कोई शक्तियाँ मिली हुई है, एचओडी को कोई शक्तियाँ मिली गई हैं, उनको कुछ सैंक्शंस के पावर्स दिए गए हैं, तो वो जब सैंक्शंस देते हैं या ऑर्डर निकालते हैं तो उनका जो ऑफिस होगा उसकी तरफ से कोई गजेटेड ऑफिसर एजी को सूचित करेगा। तो एक जनरल रूल है कि जो पावर्स उनको डेलीगेट किए गए हैं, जब वो उन पावर्स का इस्तेमाल करते हैं तो उनका जो ऑफिस है, उनके ऑफिस से कोई अथोराइज बंदा उनकी तरफ से साइन वाइन करके एजी को सूचित करेगा। लेकिन ये भी लिखा है कि महालेखाकार को निम्नलिखित के लिए पृष्ठांकित नहीं किया जाएगा, मतलब एजी को ये सूचनाएं नहीं भेजनी। अब ये क से लेकर 6 तक की जो सूचनाएं हैं वो आपको नहीं भेजनी, तो कौन सी नहीं भेजनी आप वो याद रख लो। अगर आप किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को लोन एडवांस देते हैं, अलाउ करते हैं, तो आपको वो इन्फॉर्म एजी को करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ज्वाइनिंग देते हैं, उसको प्रमोट करते हैं, उसका ट्रांसफ़र होता है, तो वो इन्फॉर्मेशन भी आपको एजी को देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कोई टेम्परेरी पोस्ट है, उस टेम्परेरी पोस्ट को कंटिन्यू रखते हैं या उसे आप समाप्त करने का निर्णय लेते हैं, तो ये निर्णय भी आपको एजी को इन्फॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से ट्रांसफ़र होते हैं तो चार्ज लिया जाता है, किसी और को संभाला जाता है, जिसको चार्ज को हैंडिंग ओवर टेक ओवर बोलते हैं, ठीक है। तो हैंड ओवर टेक ओवर करते समय भी आपको उसकी इन्फॉर्मेशन एजी को देने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह जब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को आपका ये जो होता है इंश्योरेंस एंड प्रोविडेंट फंड का पैसा, उसमें से आप पेमेंट करते हो या उसमें से विड्रॉ वो करते हैं SIPF में से, तो उसके लिए भी आपको इन्फॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से जो कंटिजेंसीज़ के खर्चे होते हैं, छोटे मोटे खर्चे होते हैं, वहाँ पे अगर क्षेत्रीय अधिकारी या हेड ऑफ ऑफिस ने स्वीकृति दे दी है तो एजी को इन्फॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है फॉर कंटिजेंट एक्सपेंसेस। इसी तरह से जो रूटीन प्रकार के सैंक्शंस हैं उसके लिए भी एजी को डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी बातें इंग्लिश में लिखी हुई है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, समस्त वित्तीय स्वीकृतियों में निम्नलिखित तथ्य होने चाहिए। यानी जब आप सैंक्शन देते हैं, ठीक है, ये नियम मैंने कहा ना, ये जनरल रूल्स है। तो एचओडी जब सैंक्शन देते हैं या जो हेड ऑफ ऑफिस सैंक्शन देते हैं तो क्या होना चाहिए, उसमें लेखा मद का स्पष्ट वर्गीकरण। आपके क्या होते हैं, हर आइटम के कोड बने हुए होते हैं। जैसे मान लीजिए कोड का एग्जांपल होता है 2202 0301, उसके आगे 001, मान लीजिए ये कोड है, ठीक है, ये वेतन का कोड है। इसी तरह से यहाँ पे 005 आ जाता है, वो लैब का कोड होता है। ऐसे बहुत सारे कोड होते हैं, आप उसमें याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको ये। तो क्या होता है, आप जब भी सैंक्शन देते हैं तो आपको बताना होना चाहिए कि आप किस अकाउंटिंग मद में सैंक्शन दे रहे हैं, किस में स्वीकृति दे रहे हैं। दूसरी बात है कि बजट अवेलेबल है या नहीं। सबसे मेन तो बजट अवेलेबल ही देखा जाता है, बजट अवेलेबल होने के बाद ही किसी खर्चे की सैंक्शन देनी चाहिए, ठीक है। देखिए ये आप बात क्यों समझ रहे हैं, अगर आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट होने वाले हैं, चाहे हेड ऑफ ऑफिस होने वाले हैं, या फिर आप WO वगैरह किसी भी पोस्ट पे, क्योंकि फाइनेंशियल रूल्स है ना, तो इनको फॉलो करना चाहिए। या तो आप अधिकारी हैं या आप अधीनस्थ हैं। अधीनस्थ हैं तो आपका कर्तव्य है अधिकारी के ध्यान में ये बात लाइए, और अधिकारी हैं तो ध्यान रखिए कि अधीनस्थ ने इन चीज़ों को फॉलो किया है या नहीं, ठीक है। इसी तरह व्ययों का स्पष्ट विवरण, तो खर्चा मतलब पैसा किस लिए चाहिए, बजट है कि नहीं, और उसकी जो टेक्निकल उसकी हेडिंग होती है वो सब, ये सब क्लियर कट होने चाहिए जब भी आप वित्तीय स्वीकृति देते हैं तो, ठीक है। देखिए इसमें कुछ नियम है, मैं ये नियम पढ़ देता हूँ, ये एक और क्वेश्चन में भी आएंगे, फिर भी आप ध्यान रखिएगा।
जब भी आप वित्तीय स्वीकृति देते हैं तो उसका जो ऑर्डर होता है या उसका जो लेटर होता है वो उसका प्रारूप स्पष्ट होना चाहिए, असंदिग्ध होना चाहिए, मतलब क्लियर कट सैंक्शन होनी चाहिए, कोई एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए। शर्तें संक्षेप में होनी चाहिए, लेकिन शॉर्ट में होनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्पष्ट नहीं हो, संक्षेप में भी हो यानी कंसाइज हो और क्लियर कट हो, और इस तरह से हो कि बाद में कोई विभ्रम ना हो कि सर हमने तो इसका तो ये मतलब था, नहीं। इसमें इसलिए साफ लिखा है जो सैंक्शन दी जाएगी उसमें प्रयोग की गई भाषा स्पष्ट होगी, उसका गलत मीनिंग निकाला जा सके ऐसा गुंजाइश देनी ही नहीं है, और ना ही आप उसमें रिपीट करेंगे, एक ही चीज़ को दो दो बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और इसीलिए आगे और लिखा है कि वित्तीय मामलों से संबंधित जितने भी विधिक और संविधिक दस्तावेज हैं, जितने भी नोटिफिकेशन है, उसको कौन तैयार करेगा, उस विषय की जानकारी रखने वाले उत्तरदायी अधिकारी से। तो किसी मतलब एक्सपर्ट से ही आप नोटिफिकेशन की लैंग्वेज तैयार करवाएंगे, जो डॉक्यूमेंटेशन है वो किसी आप एक्सपर्ट से ही करवाएंगे जो उस सब्जेक्ट का नॉलेज रखता हो, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है क्योंकि देते समय ये सब नियम 68 में लिखे हुए हैं, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है पूर्व प्रभाव रखने वाली स्वीकृतियों के बारे में सही तथ्य हैं। देखिए अभी मान लीजिए जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो आप 2023 में खड़े हैं, अब मान लीजिए कि कोई 2021 का मामला है, उसके संबंध में स्वीकृति, तो अब ये मैटर तो पुराना है और अब इस पुराने मामले की स्वीकृति दी जा रही है, तो दी जा सकती है या नहीं, इसके क्या नियम है। तो ऑप्शन देखिए, वित्त विभाग की पूर्व सहमति के बिना वेतन भत्तों की स्वीकृतियां सामान्यतः पूर्व प्रभाव से लागू नहीं होंगी। ये बात बिल्कुल सही है। मतलब जैसे मान लीजिए कि आज किसी की तनख्वाह मान लीजिए 15,000 रुपये, मान लीजिए इतनी कम तनख्वाह तो होती ही नहीं है, मान लीजिए 45,000 कर लेते हैं। अब आप अगर कोई ऐसा रूल निकालते हो कि इस फला व्यक्ति की तनख्वाह 2021 यानी आज से 2 साल से पहले ही 55,000 मानी जाएगी, तो मतलब आप क्या कर रहे हो, उसको आप तनख्वाह दे रहे हो या तनख्वाह बढ़ा रहे हो, वो भी पूर्व प्रभाव से। तो ये आप बिना वित्त विभाग की सहमति के नहीं कर सकते, ठीक है। जो तनख्वाह चल रही है वगैरह हो सकता है, लेकिन आप पहले से, मतलब उसको रेट्रोस्पेक्टिव बोलते हैं, भूतलक्षी प्रभाव बोलते हैं, भूतलक्षी प्रभाव से ही किसी की तनख्वाह ना तो आप दे सकते हैं ना आप बढ़ा सकते हैं। इसी तरह से वेतन भत्तों में संशोधन या छूट देने संबंधी वित्तीय स्वीकृति को पूर्व के 3 वर्षों से अधिक प्रभाव नहीं दिया जाएगा। तो मान लीजिए कि कुछ मामलों में सैलरी रिवाइज करनी है, तो सैलरी रिवाइज करनी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लास्ट 3 साल की सैलरी रिवाइज की जा सकती है, लेकिन इसमें भी वित्त विभाग की स्वीकृति लगेगी। ये बात भी सही है। और मतलब मैक्सिमम 3 साल, अगर आपको रिवाइज भी करनी है तनख्वाह तो आप लेटेस्ट जो 3 साल है, पीछे के 3 साल हैं, उसकी तनख्वाह को ही रिवाइज कर सकते हो, उससे पुराने मैटर्स को आप रिवाइज नहीं कर सकते। साधारणतः पूर्व पद प्रभाव से पद सृजन नहीं किया जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कि कोई पोस्ट आप कहते हैं कि ये मान लिया गया है कि ये पोस्ट 2021 में भी थी, आप चल 2023 में रहे हो, लेकिन आप कह रहे हो कि 2021 में भी ये पोस्ट थी, तो ऐसा आप ना भूतलक्षी प्रभाव नहीं दे सकते। लेकिन इन सारे मामलों में अभी आप देखेंगे कि वित्त विभाग को सुपर डुपर पावर दी गई है कि वो चाहें तो वेतन भत्तों की स्वीकृति भी पूर्व प्रभाव से दे सकते हैं, 3 साल से ज़्यादा भी दे सकते हैं, पूर्व प्रभाव से पद भी सृजन कर सकते हैं, लेकिन वैसे जनरली इसके तौर पे मनाही की गई है, जनरली इसकी मनाही की गई है, ठीक है। मैं इसके नियम आपको पढ़ के सुना देता हूँ, आप समझ जाएंगे। नियम 71 में 3 पॉइंट है, उसमें क्या है, पहले पॉइंट में लिखा है सिवाय अत्यंत विशेष परिस्थितियों के वित्त विभाग की पूर्व सहमति के बिना सरकारी कर्मचारियों के वेतन संशोधन या रियायत संबंधी स्वीकृतियों को सक्षम प्राधिकारियों द्वारा भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया जाएगा। तो साफ साफ कह दिया गया है कि जो भी सक्षम प्राधिकारी, जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, वैसे तो उनके लिए कॉम्पिटेंट वर्ड यूज़ किया गया है, वैसे भले वैसे कॉम्पिटेंट हों, लेकिन जहाँ सरकारी कर्मचारी जो भी हैं उनकी सैलरी को रिवाइज करने की बात चले या उसमें किसी तरह की कंसेशन या संशोधन की बात चले, तो बिना फाइनेंस डिपार्टमेंट की परमिशन के सक्षम अधिकारी को ऐसा कोई ऑर्डर नहीं निकालना है, पहली बात तो ये। सेकंड, वेतन आदि के संशोधन को भूतलक्षी मंजूरी, इस सरकारी कर्मचारियों को वेतन के संशोधन या रियायतों की मंजूरी से संबंधित वित्तीय स्वीकृतियों को 3 वर्ष से अधिक का भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया जाएगा। कि मान लीजिए हो सकता है कि आप अगर इसको इम्पैक्ट देते भी हैं तो आप 3 साल से ज़्यादा का इम्पैक्ट आप इसको नहीं देंगे, और इसके अलावा आप भूतलक्षी प्रभाव से पदों को सृजित नहीं करेंगे। मतलब जो आपको पोस्ट क्रिएट करनी है, पोस्ट अभी अगर है तो है, अगर आपको भविष्य के लिए पोस्ट क्रिएट करनी है तो करो, लेकिन भूतलक्षी प्रभाव, जैसे मैंने कहा ना कि हम 23 में खड़े हैं और आप कहोगे 2020 में भी ये पोस्ट थी, ऐसा मान लिया जाए, ठीक है। या किसी सक्षम प्राधिकारी को लगता है कि भविष्य में किसी पोस्ट को सृजित करने की आवश्यकता पड़ेगी, तो जब तक मतलब प्रॉपर ऑर्डर नहीं आ जाते, जब तक पूरे प्रॉपर ऑर्डर नहीं आ जाते, उनको
ऐसी कोई अपॉइंटमेंट्स नहीं देनी है, और बैक डेट, इसको बैक डेट बोलते हैं, बैक डेट में कोई अपॉइंटमेंट नहीं देनी है। मैं यहाँ पढ़ देता हूँ। पदों को सृजित करने में जो सक्षम प्राधिकारी हैं वो कभी भी पोस्ट भूतलक्षी प्रभाव से सृजित नहीं करेंगे, और ना ही मान लीजिए कि कोई प्रोजेक्ट आने वाला है, तो कोई प्रोजेक्ट आने वाला है, अभी तक उसका ऑर्डर आया नहीं और आप पोस्ट क्रिएट कर दो, तो आप ऐसा पोस्ट क्रिएट नहीं करेंगे। लेकिन ये जरूर लिखा है कि बहुत ही अपवाद स्वरूप परिस्थितियाँ, मतलब कोई ऐसे एक्सेप्शनल सीन बन जाएं, और लेकिन वो आपको रिकॉर्ड में करने पड़ेंगे, तो वित्त विभाग पूर्व सहमति से पदों का सृजन भूतलक्षी प्रभाव देते हुए किया जाएगा। तो एंड पावर फाइनेंस डिपार्टमेंट को दी गई है, इसीलिए कहते हैं सरकार तो सरकार होती है, चाहे जो कर दे। ठीक है, तो चाहे जो कर दे, तो कुछ विशेष पावर भले ही गवर्नमेंट को दिए गए हैं, बट जनरली कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को या वित्त विभाग भी उनको यूज़ करेगा, तो बहुत सोच समझ के ही यूज़ करेगा। ठीक है, होप मैं आपको मैसेज क्लियर दे पाया। स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, हमारा टीचिंग स्टाइल आपको पसंद आता है, तो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए। कॉमर्स पॉइंट नाम से हमारा ऐप है, प्ले स्टोर पे इजीली मिलेगा, डाउनलोड कर लीजिए। अभी जैसे जूनियर अकाउंटेंट एग्ज़ाम एक्सपेक्टेड है, तो हमने उसके लिए 3 तरह के प्रोजेक्ट तैयार किए हैं, और मैं आपको उसके बारे में बताना चाहता हूँ। जस्ट देखिएगा। अगर आप एक बहुत सिंपल छोटे से कोर्स से स्टार्ट करना चाहें और क्या वैल्यू मिलेगी वो देखना चाहें, तो एक हमारा 99 रुपये का कोर्स है। उसमें हमने सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन बैंक दिए हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप अकाउंट्स का क्वेश्चन बैंक देखना चाहते हैं, आपका अकाउंट्स तैयार हो गया है, तो क्वेश्चन बैंक हम आपको मात्र 99 रुपये में प्रोवाइड कराएंगे। उसके अंदर आपको 1500 क्वेश्चन मिलेंगे, 1500 से इनफैक्ट ज़्यादा ही होंगे, और वो क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश में होंगे और चैप्टर वाइज होंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का सिलेक्शन किया गया है। इसी तरह अगर आपको मान लीजिए आपका लगता है कि मेरा अकाउंट ऑडिट तैयार हो गया है, तो आप ऑडिट के इतने ही क्वेश्चन मात्र 99 रुपये में, इस तरह किसी भी सब्जेक्ट के, जो कॉमर्स रिलेटेड 6 सब्जेक्ट हैं, उन किसी भी सब्जेक्ट के आप पेपर हमसे बाय कर सकते हैं, मात्र 99 रुपये में अवेलेबल है। वेल, ये तो हो गई क्वेश्चन बैंक की बात। अगर मान लीजिए आपके पूरे सब्जेक्ट्स की, सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी हो चुकी है, तो आप हमारे 249 वाला प्रोडक्ट देख सकते हैं। एक्चुअली इसके अंदर सैम्पल पेपर्स हैं। जैसे हमें पता है कि हमारे पास 25 क्वेश्चन आते हैं हर सेक्शन से, अकाउंट्स 25, ऑडिट 25, RSR 25, तरह से 6 सब्जेक्ट हैं, तो टोटल 150 क्वेश्चन है। तो 150 क्वेश्चन जब होते हैं तो एक सैम्पल पेपर पूरा होता है। तो हमने ऐसे 50 सैम्पल पेपर प्रोवाइड कराए हैं। अगर आप बहुत ही सीरियस तैयारी कर रहे हैं और अपने चांस नहीं गंवाना चाहते और जॉब लेना चाहते हैं, तो बिल्कुल एडवाइस करूंगा कि आप ये 50 सैम्पल पेपर्स परचेज़ कीजिए, और मात्र 249 रुपये में अवेलेबल है। यानी अगर एक सैम्पल पेपर मात्र 5 रुपये हो गया, अगर आप हिसाब लगाएं तो, और 5 रुपये में 150 क्वेश्चन हो अबाउट दैट, और बहुत ही अच्छे सेलेक्टेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे तैयारी के लिए। वेल, ये भी आपका सैम्पल पेपर रहा। इसके बाद अगर बाय द वे आप अकाउंट्स के नहीं हैं, या आपको अकाउंट्स की बहुत अच्छी तैयारी करनी है, तो हमारा अकाउंट्स का वीडियो लेक्चर्स का पूरा कोर्स तैयार है, मात्र 499 रुपये में अवेलेबल है। इसके तहत अगर आप ये 499 का कोर्स लेते हैं, तो हमने आपको सैम्पल पेपर्स फ्रीली प्रोवाइड कराए हैं। जो सैम्पल पेपर्स 249 की वर्थ के थे, वो भी हमने फ्रीली प्रोवाइड कराए हैं। तो जस्ट अगर नेट देखा जाए तो नेट ये कोर्स आपका 200 का ही हो गया, ऑलमोस्ट 200 या 250 का हो गया, इनफैक्ट 250 रुपये का हो गया। तो जस्ट मैं ये चाहता हूँ कि आप अकाउंट्स पढ़ें और अच्छे से पढ़ें, और इसके अंदर 150 से ज़्यादा वीडियो लेक्चर्स हैं। एक एक चैप्टर को 10-10, 12-12 वीडियो लेक्चर्स में इन डेप्थ स्टडी कराया गया है। अगर आप इनको देखने के बाद अकाउंट्स के पेपर लगाते हैं, अकाउंट्स के वीडियोस हमारे तैयार हैं इस महीने, और आने वाले महीनों में और वीडियोस तैयार होते चले जाएंगे। लगता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो सारे कोर्स आपको पूरे अवेलेबल मिले, जस्ट आप जा सकते हैं, और ये सब हमारे कॉमर्स पॉइंट ऐप पे मिलेगा। फायदे में आपको कोई दिक्कत आती है तो पर पे आप हमें। क्वेश्चन कहता है, एक वित्तीय स्वीकृति उसके जारी होने की तिथि से कितने समय बाद व्यवगत मतलब लैप्स हो जाएगी, यदि उस स्वीकृति की राशि का कोई भी भाग इस अवधि में भुगतान नहीं किया गया हो। पहले सिंपल क्वेश्चन समझ लो। मान लीजिए कि कोई अधिकारी है, उन्होंने 11 जून को स्वीकृति दी। ठीक है, कोई खर्चा है कर सकते हैं, उन्होंने 11 जून 2023 को स्वीकृति दे दी। अब आपका वित्तीय वर्ष समाप्त होता है 31 मार्च 2024 को। अगर आपने इस अवधि में कुछ भी पेमेंट नहीं किया, ठीक है, अब ये आपने स्वीकृति दी है, यहाँ आपका वित्तीय वर्ष समाप्त हो रहा है, तो रूल ये है कि आपको 12 महीने के अंदर पार्ट पेमेंट या फुल पेमेंट करना होगा। अगर
कोई स्वीकृति है तो उसके बाद वर्क ऑर्डर दिया जाता है, वर्क ऑर्डर में काम होने के बाद पेमेंट होता है। आपको उससे रिलेटेड पार्ट पेमेंट या फुल पेमेंट 12 महीने के अंदर करना होगा। अगर आपने 12 महीने के अंदर पेमेंट नहीं किया तो वो जो सैंक्शन है वो ऑटोमेटिक लैप्स हो जाएगी, फिर आपको नए सिरे से वापस सैंक्शन लेनी होगी। तो 12 माह का नियम आप याद रखिएगा। कहीं कहीं किसी क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से वित्तीय वर्ष की समाप्ति पे भी आंसर हो सकता है, पर जनरल रूल क्या है कि आपने अगर कोई फाइनेंशियल सैंक्शन दी है तो आपने जिस तारीख को वो सैंक्शन दी है, अगर उसके 12 महीने के अंदर आपने पार्ट पेमेंट या फुल पेमेंट नहीं किया तो वो सैंक्शन लैप्स कर जाएगी। तो इसलिए आपको 12 महीने का नियम ध्यान देना है। ये 2-3 क्वेश्चन अभी आएंगे, उनका आप ध्यान रखिएगा। देखिए मैं एक बार नियम 72 पढ़ देता हूँ। किसी भी नए प्रभार की स्वीकृति जब तक कि विशेष रूप से वो रिन्यू ना कर दी जाए तब लैप्स हो जाएगी, यदि संपूर्ण या आंशिक भुगतान स्वीकृति जारी करने की तारीख से 12 महीने की अवधि के भीतर नहीं कर दिया जाए तो। ठीक है, अब अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब किसी वित्तीय स्वीकृति में ये उल्लेख हो कि व्यय किसी वर्ष विशेष के बजट प्रावधानों में से किया जाएगा तो वो स्वीकृति कब लैप्स होगी। अब ये क्वेश्चन सुनने में सेम लगता है लेकिन लैंग्वेज चेंज है इस क्वेश्चन की। अब आपने देखो वित्तीय स्वीकृति जब दी थी तो आपने उल्लेख किया था कि यह किसी वर्ष विशेष के बजट प्रावधानों में से किया जाएगा। सपोज कीजिए कि आपने स्वीकृति देते समय किया था, कहा था कि ये खर्चा 23-24 के उपलब्ध बजट में से किया जाएगा, तो ये स्वीकृति मार्च 24 तक लैप्स कर जाएगी। अब यानी अब के बाद मैंने आंसर 12 माह नहीं दिया, अब के मैंने कहा कि वित्तीय वर्ष की समाप्ति पे वो आपकी सैंक्शन लैप्स कर जाएगी। क्योंकि जब आप स्वीकृति दे रहे थे उसी समय आपने कह दिया था कि ये फलां खर्चा इस वित्तीय वर्ष के बजट में से किया जाएगा, तो वित्तीय वर्ष की समाप्ति के साथ ही वो आपकी सैंक्शन लैप्स कर जाएगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका आंसर आपके पास बी रहेगा। ऑप्शन सारे सेम हो सकते हैं, आप ध्यान से ऑप्शंस पढ़िएगा, उसके बाद आंसर मैंने पहले ही बता दिया आपको। चलिए, अब इसमें नियम भी है और एक दो इसके परंतु या एक दो इसके अपवाद भी हैं, वो सुनिए। जब तक तो मैंने कहा पहला मेन रूल क्या है कि आपको स्वीकृति के 12 महीने के अंदर पार्ट पेमेंट या फुल पेमेंट करना है, यानी आपके पास 12 महीने की विंडो है। फिर हमने क्या कहा कि अगर अब इसमें एक नियम यह है कि जब स्वीकृति के चालू रहने की अवधि का उल्लेख स्वयं स्वीकृति में किया गया हो तो उस अवधि के समाप्त होने पर व्यपगत हो जाएगी। मान लीजिए कि आपने कोई सैंक्शन दी और आपने कहा कि अमुक कार्य 30 सितंबर तक कर लिया जाएगा। अब आपने खुद ने तारीख दे दी तो इस तारीख के बाद वो स्वीकृति ऑटोमेटिक लैप्स हो जाएगी, क्योंकि स्वीकृति में ही आपने कोई डेट मेंशन कर दी है। ये तो हो गई एक बात। अब मान लीजिए कि आपने कोई स्वीकृति दी और आपने कहा कि उक्त खर्चा 23-24 के बजट में से किया जाएगा, तो मैंने अभी कहा कि 31 मार्च 2024 जैसे इस क्वेश्चन के हिसाब से तो वो आपकी सैंक्शन लैप्स कर जाएगी। लेकिन अब ये है कि अगर आपने सामान क्रय है, यानी कोई मामले ऐसे हैं जब आप सामान खरीद रहे हैं, इस पूरे पैराग्राफ को सुन लीजिए कि अगर सामान खरीदने का मामला हो तो आपकी कहीं सैंक्शन जो दी हुई है वो लैप्स नहीं होगी। अगर कब लैप्स नहीं होगी वो भी सुन लीजिए। अगर आप सामान की स्थानीय खरीद कर रहे हैं या सीधी खरीद कर रहे हैं, आपने टेंडर्स को एक्सेप्ट कर लिया है, या जो केंद्रीय भंडार क्रय संगठन ठीक है या DGS&D महानिदेशक आपूर्ति और निपटान द्वारा संविदा पे आदेश दे दिए गए हों, या ऐसे मामलों में जहां निविदाएं आमंत्रित करना आवश्यक ना हो तो ऐसी स्वीकृति के जारी किए जाने की तारीख से 1 वर्ष के भीतर क्रय आदेश जारी कर दिया गया हो, चाहे भुगतान हुआ हो या नहीं। अब ये जो लिखा है ना पूरा तरफ से, ये समझो ये है स्टोर परचेज का मामला। अगर आप कोई सामान की खरीदी कर रहे हैं, चाहे आप सीधी खरीद कर रहे हैं चाहे लोकल खरीद कर रहे हैं, अगर आपने उसके लिए जो निविदाएं हैं वो निविदाएं आमंत्रित करके निविदाओं को स्वीकृत कर लिया है, या आपने निविदाएं ये जो 2 अथॉरिटी बताए हैं उनकी द्वारा बताई हुई दरों पे क्रय किया हो, या जिन मामलों में निविदाएं नहीं हैं उन मामलों में आपने 1 वर्ष के भीतर वर्क ऑर्डर जारी कर दिया हो, फिर भले आपने पेमेंट किया हो या नहीं हो, तो ये लैप्स नहीं होंगे। तो ये जो पॉइंट है ये तो है अपवाद का कि इन मामलों में स्वीकृतियां लैप्स नहीं होंगी। अदरवाइज मैंने बताया कब 12 महीने के अंदर लैप्स हो जाएगी, कब वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर लैप्स हो जाएगी, और कब वो बताई गई अवधि के अंदर लैप्स हो जाएगी। तो आप इसको पैराग्राफ को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। जब किसी स्वीकृति में वर्ष विशेष के बजट प्रावधानों में से व्यय का उल्लेख ना हो और स्वीकृति की तिथि से 12 महीने की अवधि में कुछ व्ययों का आंशिक भुगतान कर दिया हो। अब ये अगेन तीसरी तरह का क्वेश्चन है। सपोज कीजिए कि आपने किसी खर्चे के लिए अलाउ कर दिया, सैंक्शन दे दी। आपने ये नहीं कहा
कि ये अमुक खर्चा 23-24 के बजट में से किया जाएगा। आपने भले ही सैंक्शन, मान लेते हैं सैंक्शन आपने 11 जून 2023 को दी, लेकिन आपने ये नहीं कहा था कि ये खर्चा फलां बजट में से या इस वर्ष के बजट में से किया जाएगा। मतलब थोड़ी सी परपैचुअल नेचर की हो गई, निरंतर श्रेणी की सैंक्शन आपने दी है। तो अगर आपने इस वित्त वर्ष में थोड़ा सा भी पेमेंट कर दिया तो आप अगले वर्ष में बाकी बचा हुआ पेमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन सुन लीजिए। बात यह है, पहली बात देखिए, आपने किसी पर्टिकुलर वर्ष की शर्त नहीं लगाई थी। तीनों क्वेश्चन अलग थे, प्लीज़ ध्यान से 2 बार वीडियो देख लीजिएगा। अगर आपने खर्चे की सैंक्शन करते समय किसी पर्टिकुलर वर्ष के होने की बात नहीं की थी और फिर सैंक्शन देने के 12 महीने के अंदर आपने कुछ पार्ट पेमेंट कर दिया था, तो शेष भुगतान हेतु क्या नवीन स्वीकृति प्राप्त करनी होगी? नहीं करनी होगी। शेष भुगतान किसी भी मद में किया जा सकेगा? किसी भी मद में नहीं किया जा सकेगा। शेष भुगतान बजट उपलब्ध होने पर नवीन स्वीकृति के बिना ही किया जा सकेगा। ये बात बिल्कुल सही है। तो सी बात बिल्कुल सही है कि बाकी का बचा हुआ पेमेंट बजट अगर उपलब्ध होगा तो बिना वापस से सैंक्शन लिए भी किया जा सकेगा। तो देख लीजिए, नियम 72 जो पहले हमने पढ़ा, उसका जो परंतुक है उसके खंड 2 में जो मामले हैं उसके अलावा अगर स्वीकृति जारी होने की तिथि से 12 महीने के भीतर भुगतान कर दिया गया हो तो वहाँ शेष का अनुवर्ती यानी शेष या बचा हुआ भुगतान बजट प्रावधानों के विद्यमान रहने की शर्त के अध्ययन रहते हुए नए व्यय की स्वीकृति के बिना भी किया जा सकेगा। ठीक है, क्लियर है? मैं रिपीट करता हूँ। अगर आपने कोई सैंक्शन दी और सैंक्शन में आपने किसी पर्टिकुलर वर्ष का जिक्र नहीं किया था, सैंक्शन देने के 12 महीने के अंदर आपने पार्ट पेमेंट कर दिया तो बाकी बचा हुआ पेमेंट आप अगले साल बजट होने पे बिना अनुमति के भी कर सकेंगे। लेकिन आपको एक बताया गया है कि जब आप बाद में बिल का भुगतान करते हैं तो आप बिल की स्वीकृति के संदर्भ में उस वाउचर की संख्या और तारीख का भी उल्लेख करेंगे जब आपने प्रथम भुगतान किया था। तो बाद में जब आप फॉलो अप पेमेंट या बचा हुआ पेमेंट करते हैं तो आप रेफरेंस देते समय उस फर्स्ट पेमेंट का भी रेफरेंस देंगे कि उसी की कंटिन्यूएशन में इसका भुगतान किया जा रहा है। होप मैं थोड़ा बहुत समझा पा रहा हूँ आपको। किसी प्रधानाध्यापक को वित्तीय शक्तियों का प्रयोग जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जा सकेगा? हाँ। निदेशक शिक्षा विभाग द्वारा किया जा सकेगा? हाँ। किसी भी सक्षम उच्च प्राधिकारी द्वारा किया जा सकेगा? हाँ। प्रधानाध्यापक के अतिरिक्त अन्य कोई प्राधिकारी नहीं कर सकता। तो सी इसका सही आंसर है। इसका बहुत सिंपल एक बेसिक रूल है। मान लीजिए ये एक बड़ा अधिकारी है और ये एक छोटा अधिकारी है। अगर छोटे अधिकारी के पास कोई पावर है, ठीक है, तो उस पावर का इस्तेमाल छोटा अधिकारी तो कर ही सकता है, लेकिन इस छोटे अधिकारी को जिसने पावर दी है वो भी तो इसका उपयोग कर सकता है ना। ठीक है, बहुत सिंपल है, फिर भी बोलता हूँ। ये है कैपिटल ए और ये है स्मॉल बी। अगर कैपिटल ए ने बी को कोई पावर दी है तो बी को चूंकि पावर्स दिए गए हैं तो बी तो उसका यूज़ कर ही सकता है, लेकिन बी को जहाँ से पावर मिल रहे हैं वो भी इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है। तो किसी प्रधानाध्यापक को अगर कोई फाइनेंशियल पावर्स मिले हैं तो वो तो यूज़ कर ही सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर जो हायर अथॉरिटीज़ हैं वो भी उसका बिंदास यूज़ कर सकते हैं। नियम 62 कहते हैं कि जब तक किसी विशेष आदेश या नियम द्वारा अन्यथा उपबंधित न कर दिया जाए, सक्षम प्राधिकारी के लिए अपने अधीनस्थ किसी अन्य प्राधिकारी को प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करना उसकी सक्षमता के भीतर होगा। बिल्कुल सर, ये सिंपल से ही बात है, समझ में आई गई होगी आपको। ठीक है, ये आगे चलो। आगे है, एक कार्यालय अध्यक्ष को जो कि पंखे एवं कूलर किराए के लिए 2,000 रुपये प्रति वर्ष व्यय हेतु प्राधिकृत है, यदि किसी वर्ष में 10,000 रुपये इस पर व्यय कर दे एवं इसके पश्चात सरकार द्वारा किए गए प्रत्यायोजन में वह 20,000 रुपये तक व्यय हेतु सक्षम घोषित कर दिया जाए तो उसके द्वारा पूर्व में किया गया अधिक व्यय। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। मान लीजिए वर्ष 21-22 की बात कर लेते हैं। 21-22 में एक अधिकारी थे, उनको 2,000 रुपये तक का खर्चा करना अलाउड था कि वो अगर टेंट कूलर वगैरह मंगवाते हैं, पंखे कूलर वगैरह किराए पे मंगाते हैं तो 2,000 रुपये तक वो खर्च कर सकते थे। पता नहीं कोई फंक्शन वगैरह करवाया होगा, जोश ही जोश में उन्होंने 10,000 रुपये खर्चा कर दिया, तो लिमिट के बाहर जाके खर्चा कर दिया, तो इन्होंने अनियमित रूप से खर्चा कर दिया। मान लेते हैं बाद में 22-23 में ये कह दिया गया कि ना अब पंखे कूलर के किराए पे 20,000 रुपये तक खर्च किया जा सकता है। लेकिन अब आप देखिए, ये जो लिमिट बढ़ाई गई है ये तो बाद में बढ़ाई गई है, जबकि कांड मतलब जो भी खर्चा है वो तो वो कर ही चुके थे। तो अब आपको कहानी समझ में आ गई। अब देखिए, उन्होंने ये जो पहले फालतू खर्चा किया, क्या वो अनियमित माना जाएगा? बिल्कुल सही है। वह स्वयं नवीन प्रत्यायोजन के अनुसार उसे नियमित कर सकेगा? नहीं कर सकेगा। यही उस प्राधिकारी द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से स्वीकृत जारी कर नियमित किया जा सकेगा जो उस व्यय को किए जाने के लिए उसको करने के लिए सक्षम था। ये बात सही है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। देखिए अब इसको बात समझिए। पहली बात तो ये है कि इन्होंने अपनी लिमिट को क्रॉस किया। 2,000 खर्चे की लिमिट थी और उन्होंने 10,000 रुपये खर्चा किया, तो इन्होंने अनियमित किया है, इन्होंने इरेगुलर एक्सपेंस किया है। ये बात तो पहली बात सही है।
अब इसके जो उच्च प्राधिकारी हैं, अगर वो उनकी लिमिट में है और वो इसको रेटिफाई करना चाहें, यानी वो इसकी पुष्टि करना चाहें, तो वो कर सकते हैं। तो जिस व्यक्ति ने गलती की है उसका जो उच्च प्राधिकारी है, अगर वो खर्चा उसकी लिमिट में है तो वो उसको रेक्टिफाई कर सकता है, उसका पुष्टिकरण कर सकता है, उसको भूतलक्षी प्रभाव से उसको नियमित कर सकता है। हालांकि इसको डांट लगाएगा, लेकिन अगर डांट लगाने के बाद दिल दिखाए तो फिर वो उसको अलाउ कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उपयुक्त ए और सी, ठीक है। इससे संबंधित 4 छोटे छोटे नियम है, मैं आपको बता देता हूँ। चारों पाँचों आप नियम समझ लीजिए। देखिए, पहला लिखा है कि पहले ये भी है कि जब भी शक्तियां इन नियमों के अधीन किसी प्राधिकारी को प्रत्यायोजित की जाती हैं तो उस प्राधिकारी को पिछले मामलों के संबंध में भी उन शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सक्षम समझाया जाएगा। इसका मैं मतलब बताता हूँ। मान लीजिए कि कोई खर्चा है, ठीक है, कोई व्यक्ति है और मान लीजिए कि वो कैंपस ब्यूटिफिकेशन करवा रहा है और वो अपने कॉलेज में या अपने संस्थान में एक बगीचा तैयार करवा रहा है और ऐसा करना अलाउड है। अब मान लेते हैं कि अभी बगीचा तैयार हो ही रहा था, जिसके अंदर 3 महीने का समय लगना था। इस दौरान इनका ट्रांसफ़र हो गया। तो अब जो नया अधिकारी आया तो बताइए, मान लीजिए कि बगीचे के अंदर अभी मान लीजिए 40,000 की पेमेंट करनी बाकी है। तो ये जो नया अधिकारी है वो इसके लिए पेमेंट कर सकता है या नहीं कर सकता? सोचो। कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा मामला चलेगा? यहाँ पे इसको पिछले मामले कहा जाएगा। मतलब ये जो नया अधिकारी आया है, जब बगीचे के लिए सैंक्शन दी जा रही थी उस समय वो नहीं था, लेकिन बाद में वो आ गया। तो देखिए, वो ये नहीं कह सकता कि सैंक्शन मैंने थोड़े ने दी तो मैं बचाओ पेमेंट नहीं करूंगा। ऐसे अगर आप करोगे तो ट्रांसफर तो लगे रहते हैं, ऐसे तो कोई गवर्नमेंट संस्थान में काम ही नहीं करना चाहेगा। तो इसीलिए आप समझिए नियम क्या है, पढ़िए। जब भी शक्तियां इन नियम के अधीन किसी प्राधिकारी को प्रत्यायोजित की जाती हैं, इस नए अधिकारी की बात चल रही है, जब इस नए अधिकारी को शक्ति मिल गई है तो उस प्राधिकारी को, इस नए वाले को, पिछले मामलों के संबंध में भी सक्षम, शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सक्षम समझा जाएगा। तो ये एक रूल है जो मैंने जनरली आपको बता दिया कि ये वाले पेमेंट कर सकता है। अब पिछले मामले का क्या मतलब है? पिछला मामला से मतलब ये मामला है कि जो उसके आने से पहले ही उत्पन्न हो चुका हो लेकिन अभी तक उसका फाइनली फैसला ना हुआ हो, तो ये एक एक्स्ट्रा नियम हुआ। अब जो अभी वाला प्रेजेंट क्वेश्चन चल रहा है मैं उसकी बात बताता हूँ। इसके विपरीत किसी प्राधिकारी द्वारा उसकी शक्तियों से अधिक किया गया कोई भी व्यय अनियमित व्यय के रूप में समझा जाएगा तथा उस प्राधिकारी द्वारा एक्स पोस्ट फैक्टो भूतलक्षी प्रभाव से स्वीकृति जारी करके विनियमित किया जाएगा, जो उस व्यय को उस समय जब वो किया गया था करने के लिए सक्षम था। लेकिन जैसे प्रेजेंट क्वेश्चन में हुआ, किसी व्यक्ति ने 2,000 रुपये की लिमिट होते हुए 10,000 का खर्चा कर दिया, तो ये खर्चा पहली बात प्राइमा फेसी इरेगुलर माना जाएगा। अब इसको कौन सही कर सकता है? जो अधिकारी उस समय इतना खर्चा करने के लिए सक्षम था, वो उच्च अधिकारी इसे नियमित करना चाहे तो नियमित कर सकता है, लेकिन यह व्यय उस प्राधिकारी द्वारा विनियमित नहीं किया जा सकेगा जो उस व्यय को किए जाने के बाद करने के लिए सक्षम होता है। ठीक है ना, जैसे मैंने बताया ना कि अगले साल अगर लिमिट 20,000 हो भी गई तो वो ये कहे देखा लिमिट बढ़ गई ना। अरे लिमिट आज बढ़ी है, जब तूने खर्चा किया था उस समय लिमिट नहीं थी। तो आप क्लियर, यानी मैं उस प्रिंसिपल को सुना रहा हूँ जिसने ज़्यादा खर्चा कर दिया। तो लिमिट आज बढ़ी है, उस समय जब आपने खर्चा किया तब लिमिट नहीं थी, तो आपने अपनी कहें लक्ष्मण रेखा से जो आपकी लिमिट बनी हुई है उससे आपने ज़्यादा जाके खर्चा किया है, तो आपको एक नोटिस तो आएगा ही आएगा, एक आपको लेटर तो पकड़ाया ही जाएगा। ठीक है, और फिर ठीक है, मैटर तो निपटाना ही है, खर्चा तो करना ही है। जिस टेंट वाले से आपने कूलर पंखे मंगाए हैं तो उसको तो पेमेंट होना ही है, तो आपका उच्च अधिकारी ठीक समझे तो उसको विनियमित किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सारी बातें होप मैं आपको समझा पाया, और ये सारी बातें इंग्लिश में भी लिखी हुई हैं, आप इसमें कंफर्टेबल हो तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। 1-2 क्वेश्चन और हैं। भूमि देने, राजस्व एवं अन्य रियायतें देने के संबंध में वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत किए गए सामान्य प्रत्यायोजन से प्राप्त शक्तियों में वर्ण सीमा से अधिक रियायतों के आदेश जारी करने के लिए किसकी पूर्ण अनुमति आवश्यक है? अब आप देखिए लैंग्वेज कितनी टफ होती है। अगर किसी को भूमि देने का मामला है या कोई राजस्व का मामला है या कोई रियायत का मामला है, उसमें वित्त विभाग ने आपको हो सकता है कुछ पावर्स दे रखे हों। जो जनरल पावर्स आपको दिए गए हैं उसमें जो लिमिट बताई गई है उससे भी ज़्यादा अगर आपको कंसेशन देना चाहते हैं तो किसकी अनुमति चाहिए होगी? वित्त विभाग से ही अनुमति चाहिए होगी, प्रशासनिक विभाग से चाहिए होगी, विधायिका से अनुमति चाहिए होगी, या संबंधित विभाग के मंत्री की पूर्ण अनुमति चाहिए होगी? तो वापस आपको वित्त विभाग की पूर्ण अनुमति ही चाहिए होगी। तो नियम क्या हुआ कि जनरली वित्त विभाग बहुत सारे मामलों में आपको कुछ शक्तियां दे देता है, फिर भी आप उनको शक्तियों के बियॉन्ड जाके अगर कोई रिलैक्सेशन या कंसेशन या ईजमेंट देना चाहते हो तो वापस आपको वित्त विभाग से ही पूर्ण अनुमति लेनी होगी। ठीक है,
तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि वित्त का मामला है ना, तो वित्त विभाग से ही सलटेगा। इसका नियम आप सुन लीजिए कि अगर कभी भी भूमि के अनुदान या राजस्व के समुन्देशन या खनिजों के लिए रियायत, ग्रांट, पट्टा, लीज या लाइसेंस या वनों के अधिकार, पानी का अधिकार, पावर या ऐसी रियायतों के संबंध में कोई सुविधा अधिकार या विशेषाधिकार शामिल हो। वापस ये वर्ड सुन लीजिए, भूमि एबल सैदे में ये भी आ सकता है, जहाँ आप किसी को भूमि दे रहे हैं, राजस्व यानी रेम्यूनरेशन का समुन्देशन कर रहे हैं, मिनरल्स के संबंध में कोई रियायत दे रहे हैं, ये पॉइंट पहले भी आया था, कोई ग्रांट दे रहे हैं, कोई पट्टा, लीज, वनों का अधिकार, पानी का अधिकार, पावर या ऐसी कोई रियायत दे रहे हैं, या कोई ईजमेंट दे रहे हैं, या कोई स्पेशल राइट दे रहे हैं, तो आपको बिना वित्त विभाग की सहमति के कार्य नहीं है। और किसी भी रूप में अगर आप राजस्व छोड़ने का सोच रहे हैं तो आपको वित्त विभाग से पूर्व सहमति ले लेनी चाहिए, उसके बिना आपको काम नहीं करना चाहिए, बिना सैंक्शन नहीं देने चाहिए। इस पूरे चैप्टर का नाम ही ये है कि आप कैसे स्वीकृतियाँ या दे सकते हैं, उसमें आपके क्या अधिकार होंगे, क्या शक्तियाँ आपके पास है स्वीकृतियाँ देते समय। और अभी के लिए लास्ट क्वेश्चन आ रहा है, समस्त वित्तीय स्वीकृतियों में निम्नलिखित तथ्य होने चाहिए। ऐसा एक क्वेश्चन पहले भी था, लेकिन इसके पॉइंट थोड़े अलग हैं। जब आप वित्तीय स्वीकृति देते हैं तो लेखा मद का यानी जो भी हेड है उसका क्लियर कट क्लासिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास बजट अवेलेबल होना चाहिए, और इसमें लैंग्वेज है कि स्पष्ट एवं असंदेहास्पद स्वरूप आप तो कहें स्वीकृति देते हैं वो क्लियर कट होनी चाहिए, एम्बिग्विटी उसके अंदर नहीं होनी चाहिए, इनडिस्प्यूटेबल, मतलब आगे जाके किसी भी तरह का डिस्प्यूट क्रिएट हो जाए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये सारी बातें मैंने आपको पहले भी बता दी थी कि आप जब भी आदेश देंगे तो उस आदेश में आप स्पष्ट आदेश देंगे, उसका प्रारूप असंदिग्ध होगा, और बाद में किसी भी तरह का विभ्रम या डिस्प्यूट हो ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। आप जो आदेश देंगे उसका गलत मीनिंग ना निकाला जा सके, ना ही आप रिपीटेटिव नेचर का निकालेंगे, यानी उसमें शब्द रिपीट नहीं होने चाहिए, एक ही बात दो तीन तीन बार नहीं लिखी होनी चाहिए। और जितने भी मामले वित्त से संबंधित हैं उसके जो भी दस्तावेज हैं या जो भी नोटिफिकेशन है उसकी जो ड्राफ्टिंग होगी वो ड्राफ्टिंग किसी आप एक्सपर्ट से यानी उस विषय के जानकार व्यक्ति से आप करवाएंगे। तो होप मैं आपको चीज़ें समझा पाया, और वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एग्ज़ाम होने तक मैं पूरा आपके साथ हूँ। थैंक यू वेरी मच।